गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग वोकैब के बारे में बात करेंगे और वोकैब में हम लोग ईडियम्स और फ्रेजेस को लेकर बात करेंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में आप लोग जानते होंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस होता क्या है? आपने कभी सुना होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, विच हैज इट्स ओन मीनिंग बट डिपेंड्स ऑन अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ सेंटेंस टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड ईडियम और फ्रेज। ठीक है, यानी शब्दों का वो समूह जिसका अपना एक मीनिंग होता है, जो अपना मीनिंग बताने के लिए किसी सेंटेंस पर या सेंटेंस के किसी पार्ट पे डिपेंड होता है। शब्दों के ऐसे समूह को हम किस नाम से जानते हैं? ईडियम और फ्रेजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहा हूं, ये वो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी चूंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस करता चला जा रहा हूं, है ना, ताकि आपके आने वाला जो आगे एमटीएस का एग्जाम है वो एग्जाम आपका अच्छा हो सके। और कल जो है ना, शाम के 7:30 बजे मेरी लाइव क्लास है। आप लोग लाइव सेशन से जरूर जुड़िएगा जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं। ठीक है, कल मैं 7:30 बजे शाम में, है ना, कॉमन एरर्स डिस्कस करूंगा डिटेल में बिल्कुल, और वो भी वो कॉमन एरर्स जो सीजीएल में पूछे गए हैं। लेकिन आज हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। यहां पर वो मैंने इडियम्स फ्रेजेस सारे लिखे हैं जो कहीं ना कहीं एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं इसे एक बार पढ़ दूं ताकि आप इसे लिख लें। मैंने लिखा है नाउ एंड अगेन, मैन इन द स्ट्रीट, वंस एंड फॉर ऑल, इन द सूप, इन द निक ऑफ टाइम, एट एनी कॉस्ट, अ गैला डे, एट द 11th आवर, चिकन हर्टेड, है ना, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, ऑन वंस गार्ड, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, डू अ गुड टर्न, पार्ट एंड पार्सल, अ रेनी डे, बेड ऑफ रोजेस, body and soul, keep at an arm's length, smell a rat, get the upper hand। ये मैंने idioms और phrases कुछ लिखा है। इन idioms और phrases को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, इसका मीनिंग जानने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, idioms और phrases को लर्न करना और याद रखना बड़ा आसान होता है, लेकिन हाँ, वो आसान आपके लिए तब होगा जब उस कंपोजिशन को आप समझ पा रहे होंगे। भाई, idioms और phrases जो है ना, अभी आपने सुना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो जिन जिन शब्दों से मिलकर बना है, तो वो जो कंपोजिशन में वर्ड्स आ रहे हैं, अगर उन वर्ड्स की मीनिंग को आप समझ जाते हैं तो इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग को याद करना आपके लिए क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको याद करा देने की एक तरह से कोशिश करूंगा। यानी मैं इस तरह से बताऊंगा कि कहीं ना कहीं आपको वो चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए, ताकि आने वाला एग्जाम आपके लिए क्या हो, बहुत आसान हो। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। स्किप किए बिना आपको देखना है, तभी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने इडियम लिखा है, क्या लिखा है? नाउ एंड अगेन। अब देखिए, इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर इडियम बनाया गया, क्या? नाउ एंड अगेन। अब देखिए, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? नाउ का मतलब अब होता है और अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा। ठीक है, यानी नाउ का मतलब किसी चीज का अभी होना और अगेन का मतलब दोबारा होना। यानी कहने का मतलब समय समय पे होना एक तरह से, यानी रुक रुक कर होना एक तरह से। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओकेजनली कहते हैं, यानी जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? कभी कभार। यानी नाउ एंड अगेन का हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? कभी कभार। लेकिन इंग्लिश में जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? ओकेजनली लिख कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नाउ एंड अगेन का मतलब क्या होता है? ओकेजनली, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? कभी कभार। ओकेजनली, है ना, ठीक है, लिख लीजिएगा। नाउ एंड अगेन का मतलब क्या होगा? ओकेजनली। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपने लिखा है जो इडियम, वो आपने क्या लिखा है? मैन इन द स्ट्रीट। अब देखिए, मैन का मीनिंग सबको आप लोगों को पता होगा और स्ट्रीट का मतलब भी पता होगा। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? गली होती है ना। तो मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो कि गली में हो। अब देखिए, गली में घूमने वाला, भटकने वाला व्यक्ति क्या होता है? ले मैन होता है, मामूली इंसान होता है। तो इसका जो मीनिंग होगा, मैन इन द स्ट्रीट का मीनिंग क्या हो जाएगा? या तो ले मैन होगा, या फिर आप कह सकते हैं अ सिंपल मैन, है ना। भाई, जो मामूली आदमी होगा, जो सिंपल मैन होगा, वो क्या करेगा? पैदल ही तो चलेगा गलियों में, है ना। वो क्या कहते हैं, उसके लिए कोई लग्जरी कार तो होगी नहीं। तो मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है अ सिंपल मैन और अ ले मैन। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट आपने इडियम लिखा है वंस एंड फॉर ऑल।
अब देखिए वंस का मतलब क्या होता है, एक बार, ठीक है, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार, एंड फॉर ऑल, और सबके लिए, यानी हमेशा के लिए, एक बार और हमेशा के लिए ये कहा गया है। तो इसका मतलब है ना क्या होता है, फॉर एवर, हमेशा, हमेशा हमेश, या फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, इटरनल। आपको कुछ भी लिख कर दिया जा सकता है, फॉर एवर लिख कर दिया जा सकता है, परपीचुअल लिख कर दिया जा सकता है, इटरनल लिख कर दिया जा सकता है, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम है। तो आपको पता होना चाहिए वंस का मतलब एक, और फॉर ऑल यानी अनेक, एक और अनेक यानी एक बार भी और हमेशा। तो इसका मतलब क्या लिया जाता है इंग्लिश में, फॉर एवर। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवर। बाकी आपको ऑप्शन में कभी इटर्नल लिख कर दिया जा सकता है ना, कभी आपको एवर लास्टिंग लिख कर दिया जा सकता है, कभी आपको परपीचुअल लिख कर दिया जा सकता है। समझिएगा ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, फॉर एवर या परपीचुअल या इटर्नल, इन सब का मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेश। चलिए, या फिर कभी इसके लिए ऑप्शन में ऑलवेज भी लिख कर आ सकता है आपके लिए। चलिए देखिए आगे, देखिए आपने लिखा है इन द सूप। अब देखिए सूप का क्या मतलब होता है ना, सूप का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, आप कभी पिए होंगे टोमेटो सूप, है ना। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या पीते हैं भाई, चिकन सूप, आपने ऐसा सुना होगा। तो सूप जो होता है वो दरअसल क्या होता है, मिक्सचर होता है एक तरह से, जिसमें सारी चीजों को क्या कर दी जाती है, मिला दी जाती है। अब जरा आप सोचें, जिसमें सारी चीजों को मिला दिया जाए तो उससे किसी एक चीज को फाइंड आउट करना यानी बाहर निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इन द सूप जो है ना फ्रेज बनाया गया, इसका संदर्भ लिया गया डिफिकल्ट से। चूंकि सूप में सारी चीजें जब हम मिला देंगे तो उससे किसी चीज को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इन द सूप का मतलब क्या होता है, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इन डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन या कंडीशन भी आप कह सकते हैं, है ना, इन डिफिकल्ट कंडीशन या इन डिफिकल्ट सिचुएशन। बात समझ रहे, तो इन द सूप का मतलब क्या हो जाएगा, इन डिफिकल्ट कंडीशन या इन डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए देखिए अगला आपने लिखा है इन द निक ऑफ टाइम। अब देखिए निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, निक का मतलब बिल्कुल ठीक ठीक, यानी बिल्कुल लगा हुआ, सटा हुआ। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, इन जस्ट टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम, यानी ठीक उसी समय में, ये मतलब हो जाएगा। तो इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होगा इन जस्ट टाइम। इसका मतलब क्या होगा, इन जस्ट टाइम, यानी ठीक उसी समय पे, ठीक है। निक का मतलब ही होता है बिल्कुल पास, नजदीक। चलिए आपने उसके आगे क्या लिखा है, एट एनी कॉस्ट। अब देखिए इस फ्रेज का क्या मतलब होगा, एट एनी कॉस्ट का। एट एनी कॉस्ट का मीनिंग क्या, किसी भी कीमत पे, है ना। कॉस्ट का मतलब ही कीमत होता है, एनी का मतलब कोई या किसी। तो एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी कीमत पे, यानी हालात चाहे जो हो, जिस कंडीशन में हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी कीमत में, यानी हर हाल। हिंदी में क्या कहेंगे, हर हाल, यानी हर हाल में किसी काम का होना क्या कहलाएगा, एट एनी कॉस्ट कहलाएगा। यानी एट ऑन एनी कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्या होगा, एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होगा, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कोई भी परिस्थिति हो, हर हाल में। लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहां पर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस लिखा है, कभी आपको ऑप्शन में एनी सर्कमस्टेंसेस लिख कर दिया जा सकता है, लेकिन कभी आपको एट एनी रेट भी लिख कर दिया जा सकता है। जो कि एट एनी कॉस्ट का जो मतलब होता है वही मतलब किसका होता है, एट एनी रेट का भी मतलब होता है। आपको कभी ऑप्शन में विदाउट फेल भी लिख कर दिया जा सकता है। विदाउट फेल का भी मतलब वही होता है, किसी भी तरह से, हर हाल में, है ना। या फिर आपको वॉट एवर बाय द मीन्स लिख कर दिया जा सकता है। वॉट एवर बाय द मीन्स का भी मतलब वही होता है, किसी भी हाल में, हर हाल में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इडियम्स को या फ्रेजेस को समझें, वो जो वर्ड्स का कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को समझेंगे, तभी आप उसका मीनिंग एग्जाम में क्या कर पाएंगे, मार्क कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जो मीनिंग आपने याद किया है, जो मीनिंग आपने लर्न किया है, वो एग्जैक्टली वही नहीं लिखकर बल्कि उस जैसा कोई दूसरा वर्ड का प्रयोग करके ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो जब आप इडियम और फ्रेज को समझे हुए होंगे, है ना, कि किस संदर्भ में उसको अपनाया गया है, तो आप उस आंसर को क्या कर पाएंगे, इजीली मार्क कर पाएंगे। तो हमने समझ लिया क्या, एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होगा, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस,
यानी परिस्थिति जो भी हो, जिसको हम दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, एट एनी रेट कहते हैं, वो भी हमारा एक फ्रेज होता है। विदाउट फेल कहा जाता है, उसका भी मतलब वही होगा, किसी भी तरह से, हर हाल में। वॉट एवर बाय द मीन्स कहते हैं, इसका भी मतलब किसी भी तरह से, हर हाल में। विदाउट फेल है ना, इसका भी मतलब वही होता है, किसी भी तरह से, हर हाल में। तो कोई भी ऑप्शन में आपको लिखकर दिया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, अब अगला वर्ड आपने लिखा अ गैला डे। अब देखिए, गैला का मतलब क्या होता है, इंटरटेनमेंट होता है। गैला का मतलब क्या होता है, खुशी होती है। या गैला का मतलब क्या होता है, खेलने कूदने, है ना, खेलना कूदना। तो गैला वर्ड हम स्पोर्ट के लिए यूज करते हैं, गैला वर्ड हम इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो गैला डे का मतलब क्या हुआ, खुशी के दिन, है ना, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं गैला डे को अ डे ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या हो जाएगा, अ गैला डे का मतलब अ डे ऑफ एंटरटेनमेंट। या फिर आप कह सकते हैं अ डे ऑफ स्पोर्ट्स, कभी आपको ऑप्शन में लिख कर आ सकता है अ डे ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, या अ डे ऑफ एंटरटेनमेंट, या अ डे ऑफ जॉयनेस, अ डे ऑफ हैप्पीनेस, कुछ भी लिख कर आ सकता है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप उस चीज को समझें कि उस इडियम का कंपोजिशन कैसा है। अगर आप उसको समझ रहे हैं तो भाई ऑप्शन किसी भी तरह से दिया जा रहा होगा, आप सही आंसर को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो अ गैला डे का मतलब क्या होगा, अ डे ऑफ एंटरटेनमेंट, या अ डे ऑफ हैप्पीनेस, या जॉयनेस, या अ डे ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगला आपने इडियम अगला आपने फ्रेज लिखा है क्या, एट द 11th आवर। देखिए मैं बार बार कभी इडियम किसी को मैं बोल रहा हूं, किसी को फ्रेज बोल रहा हूं। देखिए जो भी कंपोजिशन प्रपोजिशन से शुरू होता है ना, उसे फ्रेज कहा जाता है। और जिसकी शुरुआत में प्रपोजिशन नहीं आएगा वो कहीं ना कहीं क्या है, इडियम है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमने अगला फ्रेज क्या लिखा है, एट द 11th आवर। अब देखिए 11th के बाद क्या होता है, 12th होता है ना। यानी जब 11 बजता है घड़ी में, तो 11 के बाद क्या बजता है, 12 बजता है ना, ठीक है ना। 11 के बाद क्या बजता है, 12 बजता है। यानी 11th कहीं ना कहीं एंड को बता रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर का मतलब क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, है ना। चूंकि 11 के बाद 12 ही बजता है तो ज्यादा समय तो होता नहीं, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट के लिए ये फ्रेज क्या किया गया है, बनाया गया है। एट द 11th आवर का मतलब क्या होगा, लास्ट मोमेंट। अब देखिए अगला आपने जो इडियम लिखा है क्या, चिकन हार्टेड। अब देखिए चिकन का मतलब सबको पता है ना। बहुत सारे जो आप में से अभी मुझे देखने वाले जो होंगे वो नॉन वेजिटेरियन होंगे, वो चिकन खाते भी होंगे। और जो नहीं खा रहे भाई कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो अपने अपने चॉइस की बात होती है। तो चिकन आप लोग जानते हैं। और हार्ट का मतलब दिल, यानी चिकन वाला दिल, है ना, यानी मुर्गियों वाला दिल अगर कहा जाए तो भाई जाहिर सी बात है चिकन हार्टेड का क्या मतलब होगा, है ना। चिकन का जो दिल होता है वो बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कमजोर होता है, बड़ा डरपोक होता है। तो चिकन हार्टेड वर्ड जो लिया गया है इडियम, वो दरअसल है ना फेयरफुल के लिए लिया गया है, यानी डरपोक के लिए लिया गया है। यानी चिकन हार्टेड का मतलब होगा fearful, fearful पर्सन, यानी जो डरने वाला हो, जो बड़ा डरपोक हो, ठीक है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, चिकन हार्टेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला इडियम आपने लिखा है ड्रॉ अ लाइन, लाइन खींच देना। आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, कि जब विलन और हीरो का सामना होता है तो आपने देखा होगा कि पता चला कि जो है ना विलन ने क्या कर दिया, एक लकीर खींच दी और कहा क्या इससे अगर आगे बढ़े तो तुम्हारी खैरियत नहीं, है ना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक लाइन खींच देने का क्या मतलब हुआ, एक बाउंड्री बना देना ना, एक लिमिटेशन डाल देना ना। तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है, मेक अ लिमिटेशन, यानी बाउंड्री बना देना, लिमिटेशन बना देना, ठीक है। यानी ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होगा, मेक लिमिटेशन, है ना, या मेक अ बाउंड्री, आप ये भी कह सकते हैं। यानी बाउंड्री बना देना, लिमिटेशन बना देना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ड्रॉ अ लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए तो इस पार्ट में जो था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग उस पार्ट में जो लिख रखे हैं इडियम्स और फ्रेजेस, इसे हम लोग जानेंगे। इसे मैं रब कर रहा हूं भाई, चलिए देखिए जल्दी से आप लिख लें, और जो नहीं लिख पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, ताकि आसानी से आपका काम हो जाए, समय ना लगे ज्यादा लिखने में। और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो
जो है ना कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। उससे मुझे क्या मिलता है, एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, काम कर सकूं, है ना। कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर करें ताकि सबको बहुत फायदा हो सके। चलिए, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है भाई। यानी ड्रॉ लाइन का मतलब आपने क्या सुना, मेक लिमिटेशन या मेक अ बाउंड्री, और चिकन हार्टेड का मतलब फेयरफुल पर्सन, डरपोक इंसान, ठीक है। और एट द 11th आवर का मतलब क्या सुना, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं, बाद में फिर हम लोग एक बार कोई रिवीजन ले लेंगे। चलिए, अब देखिए इस तरफ जो आपने इडियम और फ्रेजेस लिख रखा है वो क्या लिखा है, सबसे पहला आपने क्या लिखा है, ऑन वंस गार्ड। अब देखिए गार्ड का मतलब क्या होता है, निगरानी, ठीक है। गार्ड का मतलब क्या होता है, निगरानी, नहीं कहते गार्डिंग करना, है ना। तो ऑन वंस गार्ड क्या मतलब हुआ, किसी की निगरानी पे, है ना। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं एट सेफ्टी, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट सेफ्टी। और सेंटेंस में कुछ और भी लिखकर आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो ऑन वंस गार्ड का मतलब क्या होगा, एट सेफ्टी, ठीक है। या फिर कभी आपको अंडर प्रोटेक्शन भी लिखकर दिया जा सकता है। यानी किसी भी तरह से वर्ड को उस जैसा लिखकर आपको दिया जाएगा, उससे मिलते जुलते मीनिंग वाले शब्दों को गढ़कर आपको दिया जाएगा, तो उसे समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ मीनिंग को नहीं रटना है। चलिए देखिए अगला आपने लिखा है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब देखिए डेड का मतलब मरा हुआ, हॉर्स का मतलब घोड़ा, और फ्लॉग का मतलब क्या होता है, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। अब देखो मरे हुए घोड़े पे अगर आप कोड़े मारेंगे तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, कोई फायदा तो है नहीं, वो उठेगा तो है नहीं, वो आपके लिए काम करेगा तो है नहीं। यानी आप बेकार की एनर्जी वहां पर वेस्ट करेंगे ना। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है ना, बिना फायदे के कोई काम करना, यानी एक तरह से अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, अपने टाइम को वेस्ट करना, ठीक है। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होगा, वेस्ट, है ना, वंस टाइम और एनर्जी, यानी अपने टाइम और एनर्जी को गंवाना, ये क्या कहलाता है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। भाई आप मरे हुए घोड़े पे कोड़े बरसा रहे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, कोई रिएक्शन तो आएगा नहीं उधर से, वो तो उठेगा नहीं, आपके लिए काम करेगा नहीं, तो बेजा आप उसमें टाइम गंवा रहे हैं ना, अपना टाइम भी गंवा रहे हैं और आप अपनी एनर्जी भी गंवा रहे हैं। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, वेस्ट वंस टाइम और एनर्जी, यानी अपने टाइम को खर्च करना और अपने एनर्जी यानी ताकत को बेकार का गंवाना, ये क्या कहलाता है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब देखिए अगला आपने लिखा है डू अ गुड टर्न। अगला जो इडियम लिखा है, क्या लिखा है, डू अ गुड टर्न, एक अच्छा टर्न लेना। एक अच्छा टर्न लेना के क्या मतलब, यानी किसी के लिए सपोर्ट में आना, किसी की सहायता करना, यह मतलब होगा, है ना। तो डू अ गुड टर्न का मतलब होता है ना, बी हेल्पफुल फॉर समवन, या फिर सपोर्ट समवन, आप ये भी कह सकते हैं, सपोर्ट समवन। बात समझ रहे हैं, यानी डू अ गुड टर्न का मतलब क्या होगा, बी हेल्पफुल फॉर समवन या सपोर्ट समवन, यानी किसी के लिए हेल्पफुल बनना यानी मददगार साबित होना, या किसी को सपोर्ट करना, वो क्या कहलाता है, डू अ गुड टर्न, यानी किसी के लिए अच्छी मंशा के साथ उसकी तरफ मुड़ना, ये कहलाएगा डू अ गुड टर्न, समझिएगा। चलिए सॉरी, अब देखिए आपने यहां पर क्या लिखा है, पार्ट एंड पार्सल। अब देखिए इसका मतलब हमें पता है, पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग, और पार्सल क्या होता है, पार्सल जिसको आप कंप्लीट करके कहीं भेजते हैं ना, तो पार्ट का मतलब हिस्सा और उसके साथ पार्सल को जोड़ा गया। तो पार्ट एंड पार्सल का जो मतलब लिया गया वो किसके लिए, नेसेसरी पार्ट के लिए, यानी जरूरी हिस्से के लिए, यानी पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हो जाएगा, नेसेसरी पार्ट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होगा, नेसेसरी पार्ट, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं रेनी डे। आगे आपने क्या लिखा है, रेनी डे। रेनी डे का मतलब क्या है, बारिश का दिन। अब बारिश के दिन का क्या मतलब है, इसका संदर्भ क्या है, इसको किस मीनिंग में लिया गया है, तो देखिए बारिश के दिन में क्या होता है,
कि कहीं ना कहीं हमारे कामकाज क्या हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, है ना, हमारे कामकाज सही से नहीं होते, हमें बहुत सारे काम में दिक्कत होती है, ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा काम क्या होता है, बाधित होता है ना। तो रेनी डे का जो मतलब लिया गया है वो किससे लिया गया है, डिफिकल्ट डे से लिया गया है, यानी मुश्किल के दिनों से लिया गया है। बात समझिएगा, हर इडियम और फ्रेजेस का क्या होता है, एक संदर्भ होता है। मैं इसे ऊपर मिटाऊं जरा ताकि मैं यहां पे लिख सकूं। आपने लिख लिया ना, डू अ गुड टर्न का मतलब बी हेल्पफुल फॉर समवन, यानी किसी के लिए हेल्पफुल होना, है ना, या फिर सपोर्ट समवन, किसी का सपोर्ट करना, क्या मतलब होगा, डू अ गुड टर्न। और फ्लॉग अ डेड हॉर्स लिख लिया ना, वेस्ट वंस टाइम और एनर्जी, अपना टाइम और समय, है ना, यानी समय और एनर्जी यानी ताकत को खर्च करना बेकार का, वो क्या कहलाता है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। और पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होगा, नेसेसरी पार्ट, यानी जो जरूरी पार्ट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पार्ट एंड पार्सल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, और देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, और आप देखते भी होंगे कि मैं लगातार आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बस आपकी जिम्मेदारी क्या है कि सही से पढ़ना, चीजों को सही से पढ़ना, तभी आप एग्जाम में क्या कर सकेंगे, अपनी एक सीट सिक्योर कर सकेंगे। और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। तो हम लोगों ने पार्ट एंड पार्सल तक देख लिया। रेनी डे का आपने क्या सुना, अ डिफिकल्ट डे, यानी मुश्किल वाला जो समय होता है, परेशानी का जो समय होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेनी डे। यानी रेनी डे का मतलब होगा अ डिफिकल्ट टाइम, है ना, या डिफिकल्ट डे, यानी मुश्किल वाला जो समय होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेनी डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला आपने लिखा है बेड ऑफ रोजेस। अब ये तो बहुत आसान है भाई, बेड ऑफ रोजेस यानी गुलाबों का बिस्तर। अब जाहिर सी बात है, गुलाबों का बिस्तर होगा तो क्या होगा, कंफर्टेबल होगा ना, आरामदेह होगा ना, नहीं कहते हैं फूलों के सेज पे हो आप, है ना। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या, है ना, कंफर्टेबल टाइम, आराम के दिन, है ना। ठीक है ना, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होगा, कंफर्टेबल टाइम। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला आपने लिखा है इडियम बॉडी एंड सोल, यानी शरीर और आत्मा। ठीक है, अब शरीर और आत्मा क्या, नहीं कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए हमें, हम लोग जैसे कहते हैं अरे यार पूरे तन मन धन से लग जाओ, तो मैं यहां पे धन की बात नहीं कर रहा, तन और मन की बात कर रहा हूं, है ना। आपने सुना होगा ये, है ना, हिंदी में लोग बहुत बोलते हैं, हम लोग आपस में, तन मन धन से काम करना, यानी तन यानी शरीर से, मन यानी सोल, और धन यानी पैसे भी। तो यहां पर पैसे की कोई बात नहीं, आपको फ्री में क्लास मिल रही है, लेकिन हाँ यहां पर तन और मन की बात हो रही है ना। तो तन और मन से करने का क्या मतलब, यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली, यानी हर तरह से आप उसके लिए क्या हो जाए, डिवोटेड हो जाए, हर तरह से आप उसके लिए जुट जाए। ये क्या हुआ, तन और मन से हुआ। तो बॉडी एंड सोल का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीटली। ठीक है, अब देखिए अगला आपने लिखा है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। अब देखिए आर्म्स का मतलब क्या होता है, बांह होती है भाई, सबको पता है, और लेंथ का मतलब लंबाई, है ना, और कीप का मतलब होना या रखना। कीप एट एन आर्म्स लेंथ यानी एक बांह की दूरी पे रखना या होना, है ना। तो इसका क्या मतलब होगा, एक रीजनेबल डिस्टेंस पे होना, एक डिस्टेंस मेंटेन करना, है ना भाई, इतनी दूरी पे होना, यानी कीप एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब एक दूरी बनाकर रखें, ये मतलब हो जाएगा हिंदी में। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, कीप एट डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कीप एट डिस्टेंस, है ना, दैट इज कॉल्ड कीप एट एन आर्म्स लेंथ। चलिए अगला आपने देखा, लिखा आपने स्मेल अ रैट, है ना, चूहे की महक आना, रैट माने चूहा, स्मेल माने महक आना। क्या कहते हैं, अरे यार कुछ महक रहा है, लग रहा है चूहा तो नहीं महक रहा। तो ऐसा करने का मतलब क्या होता है, हमें संदेह होता है ना, सस्पेक्ट करते हैं ना, कभी भी इस तरह की गंदी महक आती है तो हम कहते हैं यार रैट तो नहीं मर गया है, चूहा तो नहीं मर गया है।
तो यानी हमें एक संदेह होता है। तो ये स्मेल अ रैट जो इडियम लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? सस्पेक्ट के मीनिंग में लिया गया है। यानी स्मेल अ रैट का मतलब क्या हो जाएगा? सस्पेक्ट हो जाएगा, यानी संदेह होना, डाउट होना, दैट इज कॉल्ड स्मेल अ रैट, यानी चूहे की महक होना एक तरह से। अब देखिए अगला आपने लिखा है गेट द अपर हैंड, यानी अपर हैंड को पा लेना। यानी इसका मतलब क्या है? अपर हैंड को पा लेना यानी ऊपरी के हिस्से पे पहुंच जाना, यानी बहुत ज्यादा फायदा होना, ये मतलब है। तो इसका मतलब जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? गेट एडवांटेज। क्या? गेट एडवांटेज, है ना? अपर गेट द अपर हैंड का मतलब क्या होगा? गेट एडवांटेज, है ना? यानी फायदा प्राप्त करना, फायदा हासिल करना। तो चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन ले लें। नाउ एंड अगेन का मतलब क्या होगा? ओकेजनली, समय समय पे, कभी कभार। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होगा? मामूली इंसान, ले मैन भी आप कह सकते हैं या फिर आप सिंपल मैन कह सकते हैं। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब क्या होगा? फॉर एवर, इटर्नल, यानी हमेशा के लिए। इन द सूप का मतलब क्या होगा? डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी परेशानी की अवस्था एक तरह से। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? इन जस्ट टाइम, यानी ठीक उसी समय, एग्जैक्ट टाइम पे। एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होगा? यानी किसी भी तरह से, हर हाल में, यानी इसके लिए क्या हम वर्ड यूज करते हैं? एट एनी रेट, है ना? या फिर विदाउट फेल, ये मतलब हो जाएगा। गैला डे का मतलब क्या? खुशी के दिन, एंटरटेनमेंट के दिन, यानी एन एंटरटेनमेंट डे या अ स्पोर्ट डे, है ना? या अ जॉयफुल मोमेंट आप ये भी कह सकते हैं। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? लास्ट समय पे, आखिरी समय पे, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होगा? कमजोर दिल वाला। ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होगा? मेक अ लिमिटेशन, बाउंड्री देना, बाउंड्री बना देना। ऑन वंस गार्ड का मतलब क्या होगा? सेफ्टी में, यानी सेफ्टी में होना, ठीक है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब बेकार का काम करना, यानी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना, वेस्ट वंस एनर्जी और टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डू अ गुड टर्न का मतलब किसी की सहायता करना, किसी को सपोर्ट करना, यानी किसी के लिए अच्छी तरफ, अच्छाई की तरफ मुड़ जाना, है ना? तो किसी के लिए अच्छाई की तरफ मुड़ने का क्या मतलब है? यानी उसके लिए सपोर्ट करना। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? नेसेसरी पार्ट, ठीक है। रेनी डे का मतलब लिख रखा है मैंने, यहां पे मिटाया नहीं है अभी। अ डिफिकल्ट डे, मुश्किल का समय। और बेड ऑफ रोजेस का मतलब अच्छा समय, है ना? बॉडी एंड सोल का मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। कीप एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होगा कीप एट डिस्टेंस या मेंटेन डिस्टेंस, ये भी कभी आपको लिख कर दिया जा सकता है। क्या? मेंटेन डिस्टेंस। स्मेल अ रैट का मतलब सस्पेक्ट या डाउट, संदेह होना। गेट द अपर हैंड का मतलब क्या होगा? गेट एन एडवांटेज, यानी फायदा प्राप्त करना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने उन इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस किया जो कि एमटीएस में पूछा गया है। और ये वो सारे इडियम्स फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं 2017 में पूछा गया है। तो मैं कई साल के आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, तो बस आप मुझसे जुड़े रहें और इस तरह की चीजें, अच्छी चीजें जो है उससे आप फायदा उठाते रहे। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल जो है 7:30 बजे मेरी लाइव क्लास होगी, है ना? शाम के 7:30 बजे, ठीक है। तो आप लोग लाइव सेशन में जुड़िएगा और उसमें मैं प्रीवियस ईयर सीजीएल का कॉमन एरर डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। चूंकि सीजीएल का भी एग्जाम है अभी सामने, तो मैं चाह रहा हूं कि उससे रिलेटेड भी कुछ बातें मैं आपके सामने करूं। क्या पता जो बातें मैं आपसे करूं वही कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ जाए, है ना? तो एग्जाम में आपको क्या मिल जाएगा? बड़ा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे लाइव क्लास की जो टाइमिंग रहा करेगी वो 7:30 बजे शाम से रहा करेगी, जब भी लाइव क्लास होगी, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, शब बखैर।